नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत महिंद्रा और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी ब्रॉट यू बाय महिंद्रा एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हमारे सेशन में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं अंकुर जैन जी, जिन्होंने 2019 IBPS पीओ का एग्जाम क्लियर किया है और आज के समय में आप बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ पोस्टेड हैं। तो स्वागत कर लेते हैं अंकुर जी का और फिर इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी आज मिलेंगी। तो अंकुर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत सारी बधाइयां कि आपने जो है, आपको कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने IBPS पीओ का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो कई सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इसके पहले कई सारे अटेम्प्ट दे चुके होंगे और कई सारे ऐसे भी हैं जो व्यूअर हैं हमारे, वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि पहली बार में एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है ना, उनके लिए बिगेस्ट मोटिवेशन है कि आप जो है अगर सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप जरूर अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आपसे जानेंगे आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई। आपने सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि आपने जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या था? सर बेसिकली आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन ऑफ पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद हमने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, वही से उत्तराखंड से ही करी? नहीं, एमिटी यूनिवर्सिटी। अच्छा, एमिटी से, नोएडा से। देयर आफ्टर आई वर्क फॉर अ ईयर। तो आपने बीटेक किया है? हाँ जी। बीटेक करके आप इधर आ गए? हाँ जी। बैंकिंग सेक्टर? जी। तो कैसे? सर इंडियन इंजीनियर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमने बैंकिंग चुनी। ठीक है। बैंकिंग चुनने के पीछे कोई खास मकसद रहा है? इसके पहले आप किस चीज की प्रिपरेशन, मतलब आप जैसा बता रहे थे आपने जॉब भी करी है? हाँ जी। कब आपने जॉब करी? हमने कैंपस प्लेसमेंट था मई 2014 में। ठीक है। तो एंड आई वाज रिक्रूटेड इन टेक्स कॉर्प लिमिटेड व्हिच इज बेसिकली अ जिपर मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है। तो हमने वहाँ गुड़गांव में 1 साल काम किया। हाँ। हमेशा से एम था कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में ही वर्किंग। ठीक है। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन हमेशा से उसी तरफ रहा। जी हाँ जी। तो फिर आपने क्या, किस चीज की प्रिपरेशन करने का? सर 2015 में हमने जॉब क्विट किया। ठीक है। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPS दिल्ली में रह के। मतलब आपने गोल बहुत बड़ा अचीव, मतलब टारगेट बहुत बड़ा है आपका, और आपने कहीं ना कहीं एक हद तक तो सक्सेस पा ही ली है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एज अ पीओ वो अच्छा खासा पोस्ट है। हाँ। फिर आप कैसे मोल्ड हुए UPSC से बैंक की तरफ? सर 3 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे लग रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत डोर को नॉक कर रहे हैं। हाँ। या आपका तरीका गलत हो सकता है। एग्जैक्टली। तो एक चीज़ ये थी कि फादर का रिटायरमेंट है 2020 जून में, तो हमें ये था कि अब थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का टाइम। ये आपको किसी ने एहसास दिलाया या आपको खुद से हुआ? खुद ही से कह सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा से सपोर्टिव ही रहे। उन लोग को भी यही था कि अच्छी गवर्नमेंट जॉब में मतलब इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी ओनली। एग्जैक्टली। तो मम्मी ने कहा कि चाहो तो बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हो। माई कजन ब्रदर इज एक्चुअली इन NABARD। ओके। ही इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर, अनुपम जैन। एंड हमारी भाभी RBI में है, हिना जैन। तो थोड़ा सा उनका भी मोटिवेशन था कि कर सकता है। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब। नहीं, मेरा मतलब सिविल सर्विसेज से इस तरफ बैंकिंग की तरफ ध्यान देने का कोई एक जो पिन पॉइंट है, या फिर आप कैसे भी कोई हाईलाइटेड पॉइंट? सर पिन पॉइंट आई वुड से कम ड्यूरेशन में सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। ओके। जून 2019 में हमने डिसाइड किया कि हाँ बैंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि विद इन 6 to 7 मंथ बेसिक एम ये था कि फादर के रिटायरमेंट से पहले जॉब आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर सब कुछ सही रहा। हाँ। वही हुआ लकीली। जुलाई 2019 में एक फ्रेंड है हमारी मिसबा, उन्होंने हमको कहा कि महिंद्रा ज्वाइन करना चाहिए। हम सर जहाँ से आते हैं वो है पौड़ी गढ़वाल, बहुत छोटी सी जगह है। ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हाँ। हम लखनऊ आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ में महिंद्रा ज्वाइन किया। कौन सी ईयर में? जुलाई 2019 में। हाँ जी। और 19 में कितने समय में आपने प्रिपरेशन करी होगी? सर कितना टाइम दिया होगा? 19 जुलाई से फिर आपका एग्जाम भी तो 2-3 महीने? हाँ जी, 13 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था, 12 अक्टूबर को आई गेस। और उतने समय में आपने कर लिया। अच्छा, इसके पीछे क्या लगता है, कोई इसके पहले आप स्टडी को या इस पर्टिकुलर टाइप की स्टडी को पहले से परस्यू कर रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ कि आपका एक अटेम्प्ट में निकल गया या बहुत कम समय के दौरान आपने एग्जाम क्लियर कर लिया? कोई तो एक पर्टिकुलर रीज़न होगा, या आपने स्ट्रेटजी सही फॉलो करी? क्या रीज़न था? सर आई बिलीव स्ट्रेटेजी ही सही थी जिस वजह से आज हम यहाँ पे हैं। हाँ। महिंद्रास में सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, फैकल्टी का बहुत ही अच्छा ज़्यादा सपोर्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो शिवा सर। हाँ। उनके बिना तो मतलब अगर हम वो नहीं होते तो आज हम यहाँ ना होते। केवल मैथ्स में ही नहीं सर, द थिंग इज कि थ्रू आउट दिस जर्नी क्या डूज रहेंगे इस एग्जाम के, क्या डोंट्स रहेंगे, किस हिसाब से पढ़ना है। आई कैन स्टिल रिमेंबर मेंस जो था हमारा, एग्जाम देके हम आए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था।
तो कोई एक आइडिया नहीं था कि मतलब क्या स्कोर परफेक्ट अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि पहली बार था। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो हम घर आए, हमने शिवा सर को फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा है, 83 अटेम्प्ट किए हैं, तो पता नहीं क्या होगा। तो सर ने कहा कि तुम एक काम करो, इंस्टीट्यूट आओ। तो हम शाम को इंस्टीट्यूट आए, हमको 25 मिनट सर ने बिठाया अपने पास स्टाफ रूम में, काम डाउन किया कि नहीं अंकुर हो जाएगा, मतलब आकलन किया, एवेल्युएशन किया चीज़ों का कि क्या क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट है। सर ने कहा कि अगर एक्यूरेसी आपकी सही रही तो यू विल बी थ्रू, एंड लकीली आई विल। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर सही दिशा में आप कोर्स दे रहे हैं जी, तो उसका 100% आउटकम आएगा। बिल्कुल। और अगर वो सेग्रीगेट हो गया, जी, कई डायरेक्शन में आपका फोर्स जा रहा है, जो आप ताकत लगा रहे हैं, तो आप निश्चित तौर से समय बर्बाद करेंगे। और जो लोगों को लंबा समय लगता है वो लोग आज भी अपने चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और वापस अपनी स्ट्रेटजी को फिर से डिज़ाइन करने की ज़रूरत हो सकता है आपको। और अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे ताकत तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिल जाएगी। ये सर की बातों से निकल के आता है। अच्छा, जो आपकी पढ़ाई रही है वो तो एकदम अलग चीज़ है। मैं आपसे सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछता हूँ। आपकी हॉबीज़ में आप क्या चीज़ें करते हैं या क्या करना पसंद करते हैं? सर हमें क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। और इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड कोई हॉबी, पढ़ाई से रिलेटेड? सर पढ़ाई में ऑन द होल हमको पढ़ना अच्छा लगता है। कितने घंटे आप पढ़ाई को समय देते हैं? सर बैंकिंग प्रिपरेशन के दौरान हमने प्रीलिम्स में 4 से 5 घंटे पढ़ते थे, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग स्टडीज। हाँ जी, मतलब कोचिंग स्टडी जो 2-2.5 घंटे की जो वहाँ पे रहती, उसके अलावा 4-5 घंटे 8 to 10:30 मेरा बैच होता था। उसके बाद घर आके, क्योंकि मेरे घर से इंस्टीट्यूट 1 आवर के डिस्टेंस पे था, तो हम घर आते थे। तो ये 4 घंटे जो आप देते थे, ये बेसिकली इस पे टारगेट क्या था? सर जो क्लास में पढ़ाया जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि अगर आप सेम डे पे वो चीज़ पढ़ लेते हैं ना, तो कोई डाउट भी होगा ना तो आप नेक्स्ट डे उसको तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अपनी स्टडी के दौरान खुद को इवेल्युएट करने के लिए आप क्या करते हैं? सर महिंद्रास की टेस्ट सीरीज जो स्पीड टेस्ट होते हैं, उसमें बहुत अच्छे से आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है वो सटीक इवेल्युएशन था आपके हिसाब से? डेफिनेटली, क्योंकि जो आपका स्पीड टेस्ट रहा होगा, हाँ जी, वो और जो एग्जाम दिया उसमें आपको कोई डिफरेंस देखने को मिला? सर मुझे याद है, मैंने जो फर्स्ट स्पीड टेस्ट दिया था, हाँ, उसमें मैंने 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हाँ, एंड IBPS प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आई अटेम्प्टेड 80। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, स्पीड में इंप्रूवमेंट होता है, एक्यूरेसी में भी। अच्छा, कई बार ऐसा कैंडिडेट्स भी कहते हैं कि नहीं मुश्किल सवाल अगर मेरे सामने आता है जबकि एग्जाम में इजी आता है, तो क्या मुश्किल होना चाहिए? पहले आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय में क्वेश्चंस आपके सामने जो भी आए स्पीड टेस्ट में, जहाँ पे भी आए, क्या वो टफ होना चाहिए या फिर इजी होना चाहिए आपके हिसाब से? सॉरी सर, आई डिडंट गेट दैट। मैं जो सवाल पूछ रहा था कि कई बार ऐसा होता है, कैंडिडेट्स का मानना होता है कि एग्जाम में पेपर बहुत इजी आता है जबकि स्पीड टेस्ट में थोड़ा कई बार टफ होता है। हाँ जी, तो क्या टफ होना चाहिए या फिर आपके हिसाब से इजी होना चाहिए जैसे एग्जाम में? सर आई वुड से कि टफ इसलिए होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। कब वो कैसा पेपर दे देगा? एग्जैक्टली, रेडी फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। ये काम आप सभी लोगों को करना चाहिए। देखिए, सर की बातों से एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई कि इनकी वाकई में जो विजन था ना, और जो ड्रीम था, और जो इनका काम करने का तरीका था, उसका सिंक्रोनाइजेशन बढ़िया था। आप जैसा सोचते हैं, अगर आप बंद आंखों से सपने देखते हैं तो खुली आंखों से आपको अपनी परिस्थितियों को भी देखना चाहिए और फिर उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर से आप सफल हो जाते हैं। और ऐसा ही आपने अंकुर जी ने किया। अंकुर जी, एक चीज बताइए, लंबा समय जिन लोगों को लगता है, जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन, और वहां पे बहुत पेशेंस मांगता है, जैसे कि आपको पता भी होगा सर, कोई भी एग्जाम पेशेंस। हाँ, तो ऐसे वक्त को कैसे हैंडल करें? क्योंकि वहां पे अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे। तो उनको कैसे हैंडल करें? जैसे आप यूपीएससी कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया यूपीएससी में आपका पीसीएस का एक या दो मेंस, कोई दो मेरे मेंस हैं, 2 मेंस आपके बचे। तो उसके पहले आपने कई सारे और एग्जाम्स दिए होंगे, सिविल्स के एग्जाम्स हम देते, उसमें फेल भी हुए डेफिनेटली। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर देखिए, ये चीज पहले से पता थी कि कोई भी बड़ी चीज समय तो मांगती है। बिल्कुल, पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम में। तो पहला अटेम्प्ट हमने दिया था। अच्छा, पेशेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि नहीं बस हाँ ठीक है कभी आएगा, लेकिन पेशेंस क्या? सर निरंतर प्रयास भी बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना बड़ी बात नहीं है, एफर्ट्स उस समय में कम ना होने देना ये ज्यादा बड़ी बात है। किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप कभी जुड़े? सर बहुत ज्यादा तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते हैं। हाँ,
बुक्स पर ज़्यादा विश्वास है। अच्छा। बट हाँ, रीजनिंग हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जो वीक रहा रीजनिंग में। तो अगर क्लासेस की बात की जाए तो आयुषी मैम ने प्रीलिम्स में और पूजा मैम जो कि हमारे महिंद्रास की फैकल्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे। इनफैक्ट पूजा मैम ने हमको बताया कि डीजी पेज करके है, तो उस महिंद्रा गुरु पे, राइट। तो उस पे क्योंकि हमें पता था कि हमारा रीजनिंग बहुत वीक है, तो कभी कभी तो दिमाग में ये आता था कि केवल कट ऑफ। अच्छा, इत्तेफाक की मैं बात में बताऊं, उसमें से बहुत सारे डीजी पेजेस और डीजी नोट्स हमने भी बनाए। तो और खास तौर से रीजनिंग का है, उसमें रीजनिंग में आपने देखा होगा डीजी नोट्स जो मिलेंगे, उसमें नोट्स टॉपिक वाइज नोट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी उसके लिए, तो वो सब भी डिजाइन के। तो हम लोग इस तरीके से मेहनत करते रहते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कई जगह पे मैं खो भी जा रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि मुझे ऐसा जब महसूस होने लगता है कि आपका जो विचार है, थॉट है, और आपका जो एक्शन है वो प्रॉपर जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत सही जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और चीजें जानने की कोशिश। स्पीड टेस्ट आप देते थे, एनालिसिस कैसे? सर, हमारा जो अप्रोच रहता था, जो गलत क्वेश्चंस हैं उनको आप ठीक से एकदम उनका इवैल्यूएशन करिए। अगर आप सही को भी देख रहे हैं ना, तो हमें लगता है आप उस समय रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ सही कर रहे हैं और अगर आपने एग्जाम में गलत कर दिया तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, कई बार कॉन्फिडेंस जो है वो एग्जाम क्लियर करने में मदद करता है क्या? सर, डेफिनेटली करता है। अच्छा, ये कैसे बिल्ड करना चाहिए? सर, कॉन्फिडेंस के लिए तो ये है कि सरस्वती कभी उधार नहीं रखती है, तो आप मेहनत करते जाइए, रिजल्ट मिलता है, अच्छा लगता है। जैसे कि प्रीलिम्स हमारा क्लियर हुआ जब 80 क्वेश्चंस किए थे, मार्क्स 80 आए। और यहाँ पे मैं विनय लक्ष्मी मैम को थोड़ा सा स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा। इंग्लिश में मेरे 30 on 30 थे, तो उनका डेडिकेशन भी बताता है ये चीज़। इंग्लिश में उनका एग्जाम्पल्स, वो एक टॉपिक के 25-25, 30-30 एग्जाम्पल्स मैम बता देती थी, तो मतलब कोई और नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। वीकेस्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा, जिसमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा? रीजनिंग। क्यों ऐसा हुआ? कोई ऐसा सर्टेन रीजन कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी बार ऐसा भी होता है, पहली बार होता है। रीजनिंग एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब हम लोग कभी कभी देखते हैं। बट द थिंग इज कि उससे भागना नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि कई बच्चे काफी टाइम से अटेम्प्ट करते होते हैं, तो सर मुझे लगता है कि एक रीजन ये भी होता है, जो उनका वीक लिंक है ना, वो उससे भागते हैं। वो सोचते हैं कि यार बाकी सब में हम कवर कर लेंगे, इसमें कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट द थिंग इज कि उनकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती, उससे हमें भागना नहीं है। क्योंकि जिसमें आप अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं ना, अगर वो वहां जगह डगमगाई, वो फिर दिक्कत होती है। तो फिर दूसरी जगह आपके पास हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एक अगर कमजोर हो जाए तो दूसरी जगह आप अपने आप को उठा सके। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है, पजल देख के डर लग गया, पहली बार में डर लग गया, नहीं और पजल देख, उतना बड़ा पजल, और उसी से डीमोटिवेट हो, नहीं बन रहा। और ऐसा मैं बार बार कहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना, बचपन में छोटे रहे होंगे, तो मान लीजिए मैं 9th क्लास में हूँ और 9th क्लास के एग्जाम के टाइम तक मुझे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, 10th 12th में पहुंच गया। अब मेरी सिस्टर छोटी, वो 9th में पहुंची, उसके बाद वो क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा। वो क्वेश्चन वो मेरे पास लेके आती है, बोलती भैया ये क्वेश्चन बता दिए। अब मेरे दिमाग एग्जैक्टली आपने महसूस किया होगा कि आपसे वो बन जाता है, दिमाग में चढ़ा होता है कि मैं 12वीं कक्षा में हूं और ये क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड का है। और वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको अपने आप उससे बाहर निकलने में मदद करता है। पजल के साथ कुछ ऐसा ही खेल होता है, प्रैक्टिस करते जाइए पजल, क्योंकि सेम पजल आपको कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हर बार नई पजल मिलेगी। तो प्रैक्टिस ये क्या बताता है सर? प्रैक्टिस में तो ये है कि पजल का जब आपको हर बार नहीं मिल रही है, तो प्रैक्टिस बताता क्या है? फिर प्रैक्टिस से मदद कहाँ? सर, प्रैक्टिस से ये मदद मिलती है, अगर आपने पहली बार क्वेश्चन किया है तो आपको निश्चित तौर पे 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन आपका कोई 100वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वो ड्यूरेशन 5 मिनट हो जाएगा। और जब आप 5th 100 टाइम वो क्वेश्चन करेंगे तो आप 30 से 40 सेकंड में वो कर ले जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज होती है प्रैक्टिस से, क्या होता है कि आपको क्वेश्चन देख के समझ बढ़ जाती है, उसको करना है या फिर आपको पजल मिली थी एग्जाम में, तो कितनी पजल आपने अटेंड करी थी, कितनी छोड़ दी? सर, मैंने केवल 2 पजल्स अटेंड करी। और कितनी छोड़ी थी? 4 रही होंगी मेंस में, तो 2 छोड़, कम से कम 2 छोड़ दी। रीजनिंग में आई वाज सिलेक्टिव, वेरी मच सिलेक्टिव, क्योंकि ये डर था बैक ऑफ द माइंड कि यार मेंस में आ गए हैं, तो अब मेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है आज के समय में जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए? क्योंकि देखिए लंबा समय हो गया है, लोग इधर उधर की चीजों में ज्यादा डाइवर्ट हो गए, उलझ गए दूसरी चीजों में, तो उनको वापस अपने ट्रैक पे आने के लिए क्या करना चाहिए?
सर पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं यूपीएससी मैंने स्टार्ट किया था, तो ये था कि हम लोग भटकने लगते हैं कि ये एग्जाम भी दें वो एग्जाम भी दें। बट जब मैंने महिंद्रास ज्वाइन किया तो मैं फोकस था कि 6 महीने हैं मेरे पास और मुझे क्लियर करना है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप कोशिश करिए कि भटकिए मत। मार्केट में 1000 तरीके की बातें चलती हैं, ये स्टडी मटेरियल है, ये है, नहीं, एक चीज़ पे स्टिक करिए, उसी पे आप आगे बढ़िए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब हम लोग चूंकि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ, क्योंकि ये इंटरव्यू से जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सक्सेस स्टोरी, इसमें ये भी जानना जरूरी है कि आपके इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और आपने उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया। लेकिन उसके पहले हम प्री से मेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्री से मेंस की तरफ जाने में आपने किन बातों का ध्यान रखा? सर देखिए, बैंकिंग एग्जाम में IBPS में मुझे नहीं लगता है कि प्रीलिम्स से मेंस की कोई जर्नी है। ये एक पूरा सफर है मेंस तक का। इंटरव्यू के लिए आपके पास टाइम है, तो आप ये कभी मतलब सीधी सी बात आप ये कह रहे हैं कि हमें तैयारी ही ऐसी करनी चाहिए जो मेंस लेवल तक की पहले से ही। 1 महीने का केवल अंतराल होता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बीच, और उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से शुरू से आप फोकस रखिए कि आपको मेंस लिखना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं जहन में होगी कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, तो यू कैन मेक इट परफेक्ट कि हाँ इस तरह से तैयारी करें। अच्छा, ये बस एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, जब आप मेंस आपका क्लियर हुआ तो कैसी फीलिंग आई? सर सबसे पहले तो शिवा सर को ही कॉल किया, बताया कि सर मेंस क्लियर हो गया है। सर ने कहा चलिए ठीक है, फिर अब आप इंटरव्यू की तैयारी में तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की? सर महिंद्रास में मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किए थे भूतनाथ ब्रांच। सर एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे से यहाँ पे जब महिंद्रास में इंटरव्यूज थे मेरे, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिकल बैकग्राउंड का, डिस्टिंक्शन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल। अच्छा, तो मुझे नहीं आता था, बर्निंग पॉइंट का कुछ डिफरेंस? हाँ जी, तो वो मैंने प्रिपेयर किया घर जाके। एंड लकीली 3 फरवरी को मेरा IBPS में इंटरव्यू था, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो जब मैंने वहां पर जवाब दिया तो वन ऑफ द पैनलिस्ट सेड एक्सीलेंट आंसर, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई कुड फिगर इट आउट कि हाँ अब मेरे लिए चीजें अच्छी हो गई। अच्छा, हार्डवर्क और लक में आप किसको वैल्यू ज्यादा देंगे? सर 90% अगर हार्डवर्क है तो 10% लक डेफिनेटली है, क्योंकि आप कितनी मेहनत कर लें। अच्छा, बिना हार्डवर्क के सिर्फ लक नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी और इन बातों से अगर आपको सीख कुछ मिल रही है, आपको अगर कोई दिशा मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आ रहा होगा। चलिए, 1-2 पॉइंट और मेरे हैं जो आपकी स्टडी से ही रिलेटेड है। जब फ्रस्ट्रेशन होता है, पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है कि जब फ्रस्ट्रेशन होता है, तब आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं? सर देखिए, प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकल। यहाँ पे आपकी फ्रेंड्स और फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अगर आप संतुलित नहीं महसूस कर रहे हैं, अगर आप मेंटल लेवल पे वेल बैलेंस नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आपको एस्केप चाहिए होता है। उसके लिए आपकी हॉबी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल भी मेरा इसी से बनने वाला था कि क्या सोशल मीडिया किसी तरीके से हर्डल बन रहा है लोगों को अपने टारगेट को अचीव करने में? देखिए, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे सोशल मीडिया के साथ भी बहुत ज्यादा इंगेज है, तो क्या उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है? सर और अगर पड़ता है तो उसको कैसे सही करें, कोप अप कैसे करें? सर एग्जाम ड्यूरेशन में हम कहेंगे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाइए, क्योंकि क्या 50 तरीके की बातें चलती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनसे आपका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो फोकस उसी पे रखिए आप। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो ऑनलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल है, उसके लिए आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टडी से रिलेटेड जो एक काम आपने रेगुलर बेसिस पे किया, जिसे आपने कहा कि करंट अफेयर्स अपडेट, उसके लिए आप क्या रेगुलर बेसिस पे कोई काम ऐसा करते थे जैसे न्यूज़ पेपर पढ़ना ऐसा? हाँ जी सर हम हिंदू पढ़ते थे। और सर महिंद्रा की एक माइका आती है, वो डिजिटल आती है, तो क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिजिटली एक्टिव नहीं रहते हैं, वो हम जरूर माइका मतलब महिंद्रास इन करंट अफेयर्स, मास्टर्स इन करंट अफेयर्स, तो वो पढ़ लेते थे, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती थी। प्लस यहाँ पे सर कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारा करंट अफेयर्स का कंटेंट डेवलप करने में हेल्प की। वन ऑफ माई फ्रेंड्स पल्लवी, उन्होंने मतलब रेगुलर सपोर्ट रहा 3-4 महीने की कंटेंट डेवलप करना है। मेरे ब्रदर जो मैंने बताया अनुपम, ही इज इन बैंकिंग इंडस्ट्री ओनली,
तो डे टू डे क्या चल रही हैं चीज़ें, क्योंकि इंटरव्यू का इंक्लिनेशन उनका थोड़ा सा करंट बेस्ड और बैंकिंग बेस्ड रहता है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अच्छा, आपको इंटरव्यू में क्या लगा? वो आपके जो बैकग्राउंड है, हाँ जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैकेनिक, उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। हाँ जी, तो क्या वो ये जानना चाह रहे थे कि आपकी नॉलेज है तो यूज तो है नहीं बैंक, किस वजह से ये सब सवाल? सर आई वुड लोग ये देख कि अगर इन्होंने ब्रेक आ गया है जैसे मेरा, हाँ। 4 साल का ब्रेक था, तो कि वेदर ही इज वेल अक्वाइंटेड विद दैट टर्म्स और नॉट। अगर ये इंजीनियर हैं भी, इन्होंने काम भी किया है, तो ये क्या उस लेवल पे हैं कि अगर इनको एटमॉस्फेयर इनका टर्नओवर हो जाए, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में ये आते हैं, तो ऐसा ना हो कि ये पीछे ज्ञान को खाली लेके आए, कुछ नॉलेज यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे लाइफ में आ ही जाता है। इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू से निकलने के बाद आपको कैसा लगा? सर इंटरव्यू के बाद तो अच्छा लगा, जैसे हमने बताया वो जो क्वेश्चन था ना, वो जब पैनलिस्ट सर कह देता है कि एक्सीलेंट आंसर, तो आपका तो अपने आप कॉन्फिडेंस खुश बहुत बढ़ जाता है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आप लोगों को भी बहुत सटीक तरीके से मेहनत करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी बहुत जरूरी है। मेहनत तो हर कोई करता है, तो वो स्टार नहीं बन सकता। जरूरत है कि आप सही दिशा में और सही चीज के लिए मेहनत करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप भी जल्दी बैंक में या जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों से अलविदा लेते हैं और अंकुर जैन जी का भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों से फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।